अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अली सलमान अंचन। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको मिलवाता हूं इंटरेस्टिंग अचीवर से, और आज के शो में हमारे साथ हैं एक स्पोर्ट पर्सन। तो मैं चाहूँगा पहले आप उनका पैकेज देखें, फिर हम चल के उनसे बात करते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में क्रिकेट को ही ज्यादा कवरेज मिलती है, लेकिन दीगर खेल भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी अवाम के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। पाकिस्तान में लड़ाई यानी कुश्ती, बॉक्सिंग, कराटे और किक बॉक्सिंग का जब भी जिक्र होगा, इसके साथ ही इन खेलों को मकबूल बनाने में एक शख्स का जिक्र जरूर होगा। उनकी खिदमत के बिना पाकिस्तान में दीगर खेलों की तारीख कभी मुकम्मल न हो सकेगी। पाकिस्तान में किसी और खेल और खिलाड़ी को प्रमोट करना किसी तरह एक चैलेंज से कम नहीं, लेकिन कुछ लोग चैलेंज कबूल करने का हुनर खूब जानते हैं। ऐसी ही एक जबरदस्त शख्सियत जमील चांडियो की है। जमील चांडियो पाकिस्तान में जवाल पजीर खेलों में एक बहार की मानंद आए। इस घुटन से भरपूर माहौल में खेलों की रंगीनियों को एक नया आगाज फराहम किया। जमील चांडियो खुद क्योकुशिन कराटे के 6 साल तक लगातार नेशनल चैंपियन रहे। जापान, ईरान, कनाडा, रूस और बरतानिया में खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जमील चांडियो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक विजनरी, एक थिंकर भी हैं। उन्होंने सिर्फ अपने खेल पर ही नहीं, बल्कि अपने मुल्क में बाकायदा खेलों को फरोग देने के लिए भी कोशिशें की। K7 का कयाम भी इसी सिलसिले की कड़ी है। जमील चांडियो ने पाकिस्तान में खेलों के फरोग के लिए 25 साल कबल K7 एकेडमी की बुनियाद रखी, जो अपनी नौयत का एक अनोखा कारनामा था। एक निजी कंपनी की हैसियत से पाकिस्तान में खेलों के फरोग के लिए इंतहाई अहम खिदमत थी। K7 कराची में अब तक 18 नाइट फाइट इवेंट्स मुनक्किद करा चुका है। जमील चांडियो ने आलमी मीडिया पर चलने वाली इन मनफी खबरों का जवाब खेलों के फरोग की कोशिशों से दिया, और जब पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, दुनिया में पाकिस्तानियों को मशकूक अंदाज में पेश करने की कोशिश की जाती है, तो जमील चांडियो जैसे मुहिब्बे वतन ने खेल के हर मैदान में पाकिस्तान का वो चेहरा दुनिया को दिखाया कि दुश्मनों के सारे मंसूबे नाकाम हो गए। खेलों के मैदानों को आबाद करने, खेलों का मयार बढ़ाने के लिए उनकी कोशिशों को सराहा गया। कुस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने इस एकेडमी का दौरा किया और जमील चांडियो की खिदमत को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इसी तरह 2017 में ब्राजीलियन BJJ के चैंपियन ने भी K7 का दौरा किया और यहाँ मौजूद सहूलियात को सराहा। जमील चांडियो ने सिंध पुलिस के जवानों के लिए स्पेशल कोर्सेज का इनेकाद कराया। बाकायदा मार्शल आर्ट की तरबियत से सिंध पुलिस की ट्रेनिंग और फिटनेस के मयार में भी खातिर ख्वाह बेहतरी आई। फेस टीवी जमील चांडियो को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश करता है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे प्रोग्राम अचीवर के मेहमान पाकिस्तान की शान जमील चांडियो हमारे साथ हैं। जैसा कि आपने हमारा इंटरेस्टिंग पैकेज देख ही लिया है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर जमील भाई के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बहुत बहुत पहली बात तो मैं नवाजिश, आप मेरी रिक्वेस्ट पे आए शॉर्ट नोटिस पे। नवाजिश में क्या बात है यार, इसमें तो हमारा तो काम है कि हम इस स्पोर्ट्स के लिए अगर जहाँ भी हमें बुलाया जाए हम वहाँ जाने को तैयार हैं। नहीं, आप इतना बड़ा नाम है माशाल्लाह से, और ये आपका बड़ापन है और अजीज़ी है मेरे ख्याल से। नहीं, हमारी बड़ापन कुछ नहीं है, ये हमारा शौक़ था। अल्लाह ताला ने माँ बाप की दुआएँ थी जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, वरना हम भी आप ही की तरह हैं। ये कि हमारा शौक़ है जिसमें आपको अट्रैक्शन लगी और आज हम यहाँ आपके सामने बैठे हैं। अच्छा, मुझे बताएं ना, ये K7 बेसिकली है क्या? K7 ये मार्शल आर्ट्स का एक यूनिक ब्रांड है पाकिस्तान में। इंस्पायर हुआ था हमें मुख्तलिफ स्टाइल से। K7 के अंदर 7 किस्म के टॉप के जो स्टाइल डिसिप्लिन कहलाते हैं वो हैं। K स्टैंड फॉर कराटे और किक बॉक्सिंग। उसके अंदर फिर 7 जो है ना, उसके अंदर रेसलिंग आ गई, उसमें कराटे हो गया, किक बॉक्सिंग, जिजिस्टू और वुशू और ताइक्वांडो। इस तरह के जितने भी टॉप के फाइट्स हैं, जिसमें MMA भी आप यूज़ कर सकते हैं, किक बॉक्सिंग में यूज़ कर सकते हैं और बॉक्सिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये सब मल्टी एक्टिविटीज़ इन वन अम्ब्रेला। तो आपकी सबकी ट्रेनिंग उस जगह पे होती है? सब चीज़ की ट्रेनिंग होती है। उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ वो होती है जिसको हम फिटनेस कहते हैं। इन तमाम चीज़ों में सबसे मेन चीज़ है हमारा फिटनेस और स्ट्रेंथ लेवल। जब तक वो नहीं बनेगा आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो बेसिकली आपने ट्रेनिंग कहाँ से हासिल करी? मैंने ट्रेनिंग 1986 मेरे बड़े भाई शकील चांडियो जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर चैंपियन रहे हैं, उनसे इंस्पायर हुआ
और हम फिर गिजरी कराची से हमने स्टार्ट लिया अपनी बेसिक ट्रेनिंग क्यूकुशन फुल कॉन्टैक्ट कराटे, जो कि दुनिया का एक मशहूर तरीन स्टाइल है फुल कॉन्टैक्ट बेस के ऊपर। वो करते हुए मैं 1990 में मैंने ब्लैक बेल्ट ली। फिर हम जापान गए, इस तरह हम मुख्तलिफ जगहों पर गए। जो प्रॉपर टेक्निक थी मैंने वो टोक्यो में जाकर 1990 में सीखी क्यूकुशन की, और फिर वो आगे हमारा एक दौर चलता रहा और बहुत आगे तक चला गया और अब तक चल ही आ रहा है। अच्छा, आप ब्लैक बेल्ट से ज़्यादा है, मैंने भी कल ब्लैक बेल्ट खरीदी है। ब्लैक बेल्ट जो बेल्ट पे बांधने के लिए ब्लैक बेल्ट से तो मुझे ही मिल गई, तो आप मेरे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत खूब फर्क है। आजकल तो वैसे भी ये ब्लैक बेल्ट जो है ना 500-1000 रुपए के अंदर मार्केट में अवेलेबल है। तो मैं बहुत कम लोगों को अपनी ब्लैक बेल्ट के बारे में या फर्स्ट डैन से लेके जो मैंने सारी डैंस ली हैं मैं बहुत कम शेयर करता हूँ, क्योंकि हर कोई कहता है कि जी हमारे पास भी है। तो अब कोई फर्क नहीं था, लेकिन वो फर्क ग्राउंड में नजर आता है और रिंग में नजर आता है। सही बात है, बातें तो हर बंदा करता है, बातें तो हर जाएगा, लेकिन ग्राउंड में बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये तो आपने ट्रेनिंग हासिल करी, अब आप ये मुझे बताएं आपने ट्रेनिंग दी किन किन को है? दी किन किन को मेरी एक पूरी इसमें लिस्ट है, बताइए। हम तो 90 समझो कि 90 से मैंने स्टार्ट किया ट्रेनिंग करनी, मतलब करवानी भी शुरू की और साथ में कर भी रहा था। अब वो जब दौर चला तो अल्टीमेटली मैं मतलब मुझे कई चीज़ों में अट्रैक्शन मिली, मैं बाहर जल्दी चला गया। जब मैंने बाहर जाके देखा तो मैंने कहा यार हम जो कर रहे हैं इसमें कुछ एडिशंस होने के चांसेस पूरे हैं, ताकि हम इसमें सर्कल को और मज़ीद बड़ा करें। तो जब मैं जापान से वापस आया उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कराई, मेरे हज़ारों शागिर्द थे अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें आप पुलिस की भी शामिल कर लें 5 साल के। जी, आप बता रहे थे एलीट फोर्स के इंस्ट्रक्टर्स रहे हम, तो वो भी हमने कराया। मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं एक बहुत बड़ी तादाद है, और मतलब मुख्तलिफ जगहों पर वर्कशॉप भी कराई। तो मेरे चैम्पियंस लड़के हैं वो एक माशाल्लाह से आज पाकिस्तान के टॉप के फाइटर्स हैं। आप बेसिकली फाइटर नहीं है मेरे ख्याल से, आप इनोवेटर भी हैं कि आपने जो स्किल्स बाहर देखी जी आपने इम्प्रोवाइज करी पाकिस्तान के। बिग डिफरेंस, गुड क्वेश्चन। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ फाइटर नहीं हूँ मैं। Exactly. मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, मेरी एक पूरी लाइफ है जिसके अंदर मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर सीखा कि हाउ टू क्रिएट अ सिचुएशन और विजन को कैसे क्लियर करना है। आपने सिस्टम डेवलप, मैंने सिस्टम डेवलप आपने किया। जो इतने सुशी वुशी में नाम ही नहीं पा रहा, सुशी तो खाने का नाम है, आपने जितने जापानीज नाम बताए, चाइनीज नाम बताए, ऐसा लग रहा है खाने के नाम है मुझे। बट वो जो आपने वो इम्प्लीमेंट किए अपने कोर्सेज के अंदर जो आप अकेडमी के नाम से, दैट इज मतलब नॉट इज ये अचीवमेंट भी और ये सिस्टम है, आपने एक सिस्टम दिया अपने इंस्टीट्यूट की तरफ। पाकिस्तान में ना मुझे खुला एक नजर आ रहा था। मैं जब इंग्लैंड से आ रहा हूँ, जापान गया, कनाडा गया, रशिया, ईरान, नेपाल, मैंने सब कंट्रीज में पार्टिसिपेशन की। आपने रिप्रेजेंट किया एज अ फाइटर और ट्रेनिंग के लिए? एज अ फाइटर। अच्छा, तो पाकिस्तान को एज अ फाइटर मैंने रिप्रेजेंट किया। तो कहाँ आपने क्या प्राइजेस दिए? मैंने 1990 में अपने भाई के साथ किया, तो वहाँ टोक्यो में हम एशिया में नंबर 2 पे हम आए। जबरदस्त। 8 कंट्रीज थी उसमें, तो हम 4th और 5th पोजीशन पाकिस्तान ने ली। वो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। मेरी पहली इंटरनेशनल इवेंट जो मैंने टोक्यो को किया वो इट वाज एशियन टूर्नामेंट। फिर सर उसके बाद माशाल्लाह से फिर आपको किसी ने टोका नहीं? फिर मुझे कोई रोक नहीं सका, और मेरी माँ बाप की दुआएं मेरे साथ थी। आप टोक्यो गए, उसके बाद आपको किसी ने टोका नहीं? टोक्यो के बाद मुझे किसी ने टोका नहीं। देन आई तो आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट जो थी वो टोक्यो वाली थी? इसके बाद टोक्यो की मेरी 2 हैं, वो है 1990 और 1995। दैट वाज वर्ल्ड, वो मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट्स में आती हैं। इस तरह तो मेरी मॉन्ट्रियल की भी है, लेकिन चूंकि ये मुख्तलिफ टूर्नामेंट का स्टैंडर्ड होता है, तो मैं नो डाउट टोक्यो की 1990, 95 और कनाडा मॉन्ट्रियल की 97, इनको और ईरान की 94, तो ये 4 इंटरनेशनल जो हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो मॉन्ट्रियल में ठंड में आप जम गए होंगे? ठंड में जम गए, हमने उनको जमा दिया था। अच्छा, जबरदस्त। जब हम गए तो वही समझे कि ये पाकिस्तान से आए तो पहले राउंड में इनको काट देंगे और आगे जाएंगे। तो हमें जिस राउंड में डाला गया उसके बाद फिर वो राउंड भूल गए कि ये गोरे कह रहे हैं यार ये कहाँ से आ गए। हमसे बाकायदा इंटरव्यू लिया गया मॉन्ट्रियल के अंदर, वो क्यूबिक में थे तो फ्रेंच में सारे वहाँ पर फ्रेंच बोलते थे। तो मुझे कहा गया कि भाई आप क्या है, मतलब क्या सीन हो गया। हमारे साथ सीनियर भी थे, सो दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैंने समझो कि कनाडा के जमील चांडिया को बीट किया था। वाह। जो पाकिस्तान में मेरे उस्ताद के और हमारी टीम में बहुत अच्छे फाइटर्स हैं पाकिस्तान में, मेरे अलावा भी बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें अचीवमेंट्स मिली। तो वो फाइटर जो था फाइनल में वो मॉन्ट्रियल का हीरो था, और पाकिस्तान के हीरो ने वहाँ जेर कर दिया था और क्लियर जेर किया। जबर किया था नहीं किया था? अभी वो जबर की बारी अभी करीब थी तो फाइट रुक गई। ये तो हो गया हैप्पीएस्ट मोमेंट। मुझे बताएं, अब आप बताएं कि कोई वर्स्ट मोमेंट यार आपने फाइट के दौरान या इंटरनेशनल टूर में या लोकली कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप बोलते हैं यार मैं ये ना होता, ये नहीं होना चाहिए था? 1994 नेपाल। अच्छा। मेरी लाइफ में मैं उसको भूलता नहीं। अच्छा। जापान से एक ही फाइटर आया था, ओपन वेट कैटेगरी थी, मैं 70 kg भी था, वो 95 प्लस, और कितना बड़ा डिफरेंस आ गया।
अब उसमें जो होस्ट थे, जो उन्होंने ड्रॉज बनाए थे, उस ड्रॉज के अंदर उन्होंने एक नाइट पहले मुझसे आके ज़रूर पूछा था कि आप 1990 में जापान गए थे। मैंने बोला यस। क्या पोजीशन आई थी? मैंने कहा 5th। तो आपके भाई भी चैंपियन रहे? मैंने बोला यस। आपने ट्रेनिंग की थी टोक्यो में? मैंने कहा यस। ये पूछ के चले गए एक रात पहले। अब हमारे कुछ सीनियर्स थे साथ में, लेकिन मुझे वो अब तक याद रहेगा कि पूरी टूर्नामेंट के अंदर जो टॉप के फाइटर थे वो 3 से 4 थे, सारी एशियन कंट्रीज के अंदर। तो सबसे टॉप के फाइटर्स जो एक्सपेक्टेड थे उनकी फाइट कभी नहीं होती हमारी क्यूबोशन की हिस्ट्री में। 94 में सबसे पहली फाइट मेरी राउंड में वो जापानीज आ गया। तो ये एक सबसे बड़ा था। मुझे डर नहीं लगा था, मैं उससे फाइट बहुत अच्छी लगी, बट आई वाज कंफ्यूज्ड। ये रूल्स नहीं थे, लेकिन जानबूझ के मेरी फाइट उस जापानी के सामने दी गई, जो मेरा इंटरनेशनल कैरियर का एक सेकंड टाइम था। मैं 94 में नेपाल गया था। और आप मजे की बात सोचें कि उस जापानीज ने फिर मेरे बाद मुझसे फाइट की, पॉइंट्स पे वो विन किया। मेरे बाद वो पूरी फाइनल तक नॉकआउट करता हुआ गया। उसने फाइनल भी पाकिस्तानी था, उसको भी नॉकआउट किया। और उसमें फिर काठमांडू पोस्ट में 2 दिन जो अखबार में तस्वीरें लगी सर, वो मेरी और जापानीज की थी। उनके पास कोई अच्छी पिक्चर ही नहीं थी, क्या लगाते, क्योंकि जो भी फाइटर के सामने आ रहा था वो 1 सेकंड 2 सेकंड में पंच किक से उसको नॉकआउट कर रहा था। तो कोई पिक्चर ही नहीं आई। और मैंने तो उसके पूरे राउंड लड़ लिए, टफ टाइम, प्रॉपर टफ टाइम दे दिया। और मैं क्योंकि रात में जब ड्रॉज में कंफ्यूज था, मैंने कहा यार ये होस्ट ने जानबूझकर, और हमारे कुछ सीनियर थे उन्होंने भी नहीं टोका कि भाई आप टॉप के फाइटर्स को जब करा रहे हो तो एक तो निकल जाएगा बाहर, ये बाद में होता है। ठीक है। तो खैर एक था ये। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। मैं छोटी सी ब्रेक। तो नाजरीन, जमील चाजियों के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो अपनी गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, फाइट से ही। तो जमील भाई, ये तो आपने भी बताया था ब्रेक से पहले कि आपका वो नेपाल का एक थोड़ा सा आपने वो मेरी कही थी कि कहाँ मुझे डिसऑर्डर हुआ, तो दैट वाज। चले कोई नहीं, इंसान के अंदर देखें, इंसान अपने शिकस्त से भी सीखता है। मेरे ख्याल से जिस बंदे को शिकस्त ना मिले जिंदगी में वो आई एग्रीड पागल हो जाता है। आपने तो शिकस्त जो है इंसान को ग्रूम करने में मदद। उस जापानी से हारने के बाद मैंने सोच लिया था कि अब मुझे अपने आप को इतना मेंटेन करना है कि मुझे कोई हरा ना सके, चाहे वो फाइनल फाइट ही ना हो। मेरी पहली राउंड की वो फाइनल फाइट थी मेरे लिए, जबरदस्त। अलम उसके बाद फिर मैं कहा ना कि तरक्की कर गया। फिर मैं ईरान गया तो फिर मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट ली, तो ये उससे फर्क पड़ गया था। अच्छा, ये तो होगी आपकी सारी ये तो हो गई और फर्स्ट मूवमेंट। अब आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में माशाल्लाह से आप सर्व भी करें, आपका क्लब भी है, तो गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती है कि गवर्नमेंट आपको बोलती है जमील चांडियों ने इतना रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, या सारे इसकी अचीवमेंट को यूटिलाइज़ किया जाए, इसकी ट्रेनिंग को यूटिलाइज़ किया जाए, इसके क्लब को यूटिलाइज़ किया जाए? गवर्नमेंट जो है ना वो बेसिकली ब्लैकमेल हो गई है हमारी पुरानी रवायत और रीत के वजह से। हमारी गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल इश्यूज़ में इस तरह के इन्वॉल्व हो जाती है, तो इनके कंसल्टेंट्स जो रखे जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए स्पेशली, जो कि यूथ बेनिफिट के लिए काम करते हैं, उनका बहुत बड़ा फुकदान है। उनको ये नहीं समझ आती कि कुछ गोइंग गेम ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर्स के होते हैं, कुछ गेम होते हैं जो सरकारी सतह के नीचे होते हैं। हमारे यहाँ सरकारी तौर पर जो हाल है वो आप पिछले 40-35 साल से देख लें क्या पोजीशन है। हम ये समझते हैं कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो वहाँ क्या होता है कि गवर्नमेंट ने अपना एक सर्कल बना लिया है। वो कहते हैं जी स्पोर्ट्स बोर्ड और ओलंपिक एसोसिएशन जो है ना, ये लोग हैं स्पोर्ट्स करने वाले, तो वाई शुड बी इन्वॉल्व। तो तमाम मिनिस्टर्स जो भी चीज़ होती है वो आगे दे देते हैं। बट प्राइवेट प्रमोशंस कहलाती हैं, वो दुनिया में किसी भी कंट्री के गुड फेस के लिए बहुत कारआमद चीज़ होती है, जो हम कर रहे हैं। हम K7 एक प्राइवेट प्रमोशन है, मगर है तो पाकिस्तानी। अब मैं जितनी भी फाइट्स बाहर लड़ने गया और यहाँ पाकिस्तान में चीज़ें कराता हूँ, लेकिन चूंकि हम स्पोर्ट्स बोर्ड से एफिलिएटेड नहीं है, जहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें इंटरटेन नहीं किया जाता। तो इस तरह क्रिकेट भी ओलंपिक में नहीं खेली जाती। इस देखें, आप उसके बावजूद भी कंटिन्यूसली अपना काम कर रहे हैं, आप रुके नहीं, तो दैट इज द अचीवमेंट कि आपको वो चीज़ें जो हर्डल हैं, मुझे रोक ना सकी तकलीफें। वाह, तो आप मुझे रोक ना सकी तकलीफें, मैं अपना काम करता रहा। ये आपकी डेडिकेशन, ये मेरी डेडिकेशन है अपने वतन के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए, अपने लिए, अपने कंट्री के लिए। मैं क्यों शिकायत करता फिरूं कि अगर एक चीज़ गलत हो रही है, तो मैं मायूस नहीं हुआ। वाह, मैं मायूस नहीं हुआ। मेरे पेशेंस ने मुझे बता दिया कि जहाँ हर्डल्स आएंगी तो वहाँ से आपकी दोबारा से गिनती शुरू होगी।
मूव ऑन। इसीलिए आज जमील चांडियो 25 साल से स्टैंड कर रहा हुआ है, स्टैंड आउट है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर। तो जैसे आपने बताया, आपने इतने इंस्टीट्यूशन को ट्रेन किया, एलीट फोर्स की बात हो रही थी उस वक्त, मैंने एलीट फोर्स को ट्रेनिंग किया बिल्कुल। और माशाल्लाह से मेरे नौजवान जो शागिर्द हैं आज मुझे जिस तरह मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मोबाइलों से उतर कर किसी भी थाने में मेरे जो स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं बड़े बड़े सीनियर कैटेगरी पे आ गए, तो वो रिस्पेक्ट वो किसी पैसों से नहीं मिलती। ऐसा हुआ कभी आपको पुलिस, आप जा रहे हो, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मुझे बाकायदा सलूट मार देते हैं? नहीं पकड़ लिया और पैसे मांग रहे हो? यस, नहीं मांग रहे हो? नहीं, पैसे तक तो नौबत नहीं आती, क्योंकि मैं कोशिश कर लेता हूँ कि फौरन जो है उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं मतलब आपके स्टूडेंट, मैं सबसे पहले मौका उनसे ये होता है कि यार आपकी फिटनेस क्यों खराब है, तो वो पूछते हैं सर हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, आप हमसे सवाल कर रहे हैं उल्टा। मैंने कहा मेरा काम ही यही है। कहते आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं उस्ताद हूँ। तो वो कहते हैं सर किधर उस्ताद है? फिर मैं उनका, तो वो बोलते हैं सर, लेकिन चूंकि मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस चीजें सब अपने पास रखता हूँ, ऐसा नहीं है। अच्छे शहरी की तरह, अच्छे शहरी सर, मैं कहता हूँ चेक जरूर करो और हर तरह से हमारी चेकिंग करें, बिल्कुल आपका हक है। हम जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो दूसरे हमें फिर फॉलो और पुलिस मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा काम कर रही है कम से कम, क्योंकि उनकी भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो रोक रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनकी सारी चीज़ें जो आपकी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो वो आपको देनी चाहिए। आप अपना कोई तारुफ ना कराएं। बिल्कुल सही बात। आप जो कोई भी है आप अपने लिए हैं, आप रोड पे हैं, आप कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये हमारे यहाँ जो औकात बाहर आ जाती है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन। हम क्यू में खड़े हो तो हम क्यू में खड़े हो, वो बेचारा रोड पे खड़ा हुआ है, ट्रैफिक का हो चाहे एक आम सा सिपाही हो, वो इस वक्त आईजी है, उनको आपको हमें उनको देनी चाहिए। देखे ना, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध पुलिस स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ द रोड। अगर वो दो दरिया पे खड़ा हुआ है या दो तलवार पे खड़ा हुआ है, किसी को उसने कहा कि आप सर यहाँ आ जाए, अब वो ये ना कहे कि शीशा नीचे करेगा जी मैं जानता है मैं कौन हूँ, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। जैसे कि आपने ट्रैवलिंग की, आपने जापान की बात की, ईरान की बात की, इंग्लैंड गया, बहुत जगह गया। अब आप ये देखें, वही हम पाकिस्तानी जब उन मुल्कों में जाते हैं तो हम बिल्कुल हर कानून की पाबंदी कर रहे थे, और अपने मुल्क में हम जो है वो सारे कानून भूल जाते हैं। उसकी वजह ये भी अलमिया है ये बहुत बड़ा। और ये लोगों को समझना चाहिए कि जी अपने मुल्क में तो चीज़ें सही से कर लें। आप बाहर जाते हैं वहाँ खौफ होता है, यहाँ खौफ नहीं है। यहाँ हमारी पुलिस के अंदर कुछ परसेंटेज है जिन्होंने ये खौफ खुद ख़त्म कराया, उन्होंने शॉर्टकट सिखाया। और इसे ये तो आपकी बात हो गई। दूसरी बात आपने मुझे बताया चैंपियनशिप आप कराते हैं, जबरदस्त। तो चैंपियनशिप जो आप करा रहे हैं, ये टूर्नामेंट्स नेशनली और इंटरनेशनली आप एक सबको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो उसके स्पॉन्सरशिप के लिए कोई मसाइल आते हैं कि आप अपनी जेब से ही कर रहे होते हैं? सर जेब से, दोस्तों से मदद लेकर कभी कभार। तो ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो हमारे माशाल्लाह से, ये मैंने अभी बीच में कहीं कही थी, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसको मैं एक लॉबी कहता हूँ। लॉबी ये है कि जी गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर्स की, जो ब्रांडिंग्स की और क्रिकेट की, ये तीन एंगल हैं, या सारा पैसा एक साथ इन्होंने एक ही जगह पर लगा दिया है। इनकी सेटिंग चल रही है सारे स्पोर्ट्स। अब इनको जरूरत, अब देखें ना, ब्रांड जो प्राइवेट ब्रांड्स हैं जितने भी बड़े बड़े आप नाम ले रहे हैं, उन सब के काम क्या है, सिर्फ क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हैं। उनके बजट्स पहले से एलोकेट हो जाते हैं। हम जाते हैं, वो कहते हैं जी अब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अब शायद अफरीदी पे, वसीम अकरम पे खुदा के वास्ते करम कर लें, थोड़ा सा उनका कुछ परसेंटेज हमें भी दिला दें। वो बहुत बन गए भाई, अल्लाह ने उनकी जिंदगियां साथ साथ पुश्तों तक बना डाली हैं। उनका कोई 10% के लिए आप हमें भी दे दें। मतलब हम यहाँ तक कहने को तैयार हैं कि अगर आपके ब्रांड से कॉम्बैट स्पोर्ट्स के चैंपियनशिप में जो लोगो लगाने में अगर आपकी साख मुतासिर होती है या आपकी लेवल नहीं है कि जी अब हमें किसी फाइट नाइट पे हम अपना ब्रांड लगाएं, तो ये कौन लोग हैं? आप हमें ऐसा मतलब ऐसा मदद के तौर पर दे दें, हम आपका ब्रांड नहीं लगाएंगे। नहीं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं मेरे ख्याल से। तो वजह क्या है फिर वो हमें नहीं देते? वो कहते हैं जी इनका लेवल होना चाहिए। तो हम भाई हमें आप मकसद कोई सदका दे दे इन स्पोर्ट्स के लिए यार। आपको मतलब ये वहाँ ये सर ये लेवल आगे मैं कह रहा हूँ कि इस स्पोर्ट्स के लिए दे शुड, देखिए ना, वो सपोर्ट करें, रेटिंग पे लेकर आए, हमारे डिजिटल सपोर्ट कराएं और खिलाड़ियों को दें। जब तक खिलाड़ी ऊपर नहीं आएगा, ये स्पोर्ट्स उस लेवल पर कैसे आएगा जिस तरह क्रिकेट को आपने लिया हुआ? क्या शायद अफरीदी बगैर पैसों के, बगैर सैलरी के, बगैर पैकेज के ग्राउंड में खड़ा होता है? या जितने प्लेयर्स हैं क्या वो पैसे नहीं लेते? क्या उनकी फैमिलीज नहीं है? क्या उनको बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उनकी जो इंटरनेशनल जो उनको मिलता है, सर वो हर चीज़ गिनते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू, आई मीन सबको चेक करना चाहिए। तो आप इशारा, आपको शिकायत है कि ब्रांड्स को बहुत शिकायत है, अफसुर्दा है दिल। 25 साल से मैं इवेंट करा रहा हूँ, मेरी 20 फाइट नाइट्स हो गई हैं। आप मुझे बता दें, मैं नहीं कहता, दुनिया कहती है कि इसके मुझे अल्टरनेटिव दिखा दें, किसी ने कराई है। ये तो पाकिस्तान के ऊपर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा विजन जो है वो है टू बिल्ड एथलीट्स, ठीक है? ये जो बेचारे गरीब लड़के हैं, पूरे दुनिया में फाइट कॉम्बैट के लोग जो होते हैं वो पुअर फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। कोई गोल्डन स्पून बॉय जो है वो फाइटर नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए कॉम्बैट स्पोर्ट सीखता है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आमिर खान की आपको मिसाल दे दूँ, ये बॉक्सर आमिर खान, मैं इंग्लैंड में था,
इसके फादर का काम क्या था? मतलब मुझे प्राउड हो रहा है, उन्होंने मेहनत की आमिर खान है, लेकिन ही वाज नॉट बिलोंग्स टू द वेरी रिच फैमिली इन यूके, ही वाज बिलोंग्स टू बोल्टन, एंड आई नो व्हेन आई वाज इन लंदन। सो वो किस फैमिली से था, उसकी कोई फाइनेंशियल कुछ नहीं था उनके फादर का और उनके अंकल का, जो इस वक्त उनके साथ रिंग में हर जगह दिखते हैं। वो पहले काम करते थे, मगर इंग्लैंड में पैदा हुए, लेकिन वो इंग्लैंड में पैदा हुए सर, लेकिन पैदा हुए, ये बात हुई ना। अब आपने ये बात कर दी, हम पाकिस्तान में पैदा हो गए इसलिए हमारी वो वर्थ नहीं है, और वो इंग्लैंड में पासपोर्ट रखते हैं, उनकी वर्थ है। तो आपसे ना गुफ्तगू का सिलसिला आपकी जो दुख भरी कहानी में दोबारा सुनता हूँ इस ब्रेक के बाद। थैंक यू। तो हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। जैसे कि जमील साहब बता रहे थे तो हम उनसे कंटिन्यू करते हैं। तो जमील साहब, ये तो हो गए चलें आपके स्पॉन्सरशिप के मसाइल। अच्छा, मुझे बताएं ना कि कोविड ने कितना मुतासर किया, क्योंकि कोविड चल रहा है। कोविड ने बहुत मुतासर किया। अच्छा, इस वक्त मैं आपको क्लियर बता दूं कि मुझे अफसोस ही हो रहा है कि हमने लास्ट 3 महीने से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जा रहे थे, हमने बहुत शोर शराबा, ये बड़ा सीरियस इशू है, इसमें लोगों की फैमिलियाँ बहुत मुतासर हो गई हैं, हम समेत। हमारे पास 15-16 स्टाफ था, उसमें से मुश्किल से 5 या 6 रह गया, हम नहीं दे सके। सबसे पहली बात यह है कि देखें, इस स्पोर्ट्स में बहुत मुश्किलात होती है, तो लोगों की ओनरशिप नहीं होती प्रॉपर्टीज़ की, वो किसी तरह करके रेंटेड प्रॉपर्टीज़ लेते हैं। मैं कहता हूँ कि कई लोगों के जिम्स, कई लोगों के क्लब्स बंद हो गए इस कोविड में। ठीक है जी, गवर्नमेंट की हम जिम्मेदारी एक हद तक ज़रूर डालते हैं कि दुनिया में जब कोविड हुआ उन्होंने WHO का नाम लिया, तो दे शुड फॉलो WHO के रूल। दुनिया में क्या है कि जब आपने बिजनेस बंद किए, प्राइवेट सेक्टर्स को, इंडोर गेम्स, आप उनकी कुछ तो माली सपोर्ट करें, उनके KLT के बिल तो माफ़ करा दें, उनके क्लब्स के अंदर जो रेंटेड ओनर को मतलब कोई फाइनल एक इंटीमेशन दें। हमें अफसोस ये हुआ कि आज K7 खुद, आज मैं यहाँ ऐलान कर रहा हूँ कि हम अपना जो जमजमा का क्लब है वो बंद कर रहे हैं, और हम एक किसी छोटे क्लब में जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, क्लाइंट आना शुरू हो गए, लेकिन चूंकि लैंडलॉर्ड जो है वो हमें नहीं कह रहे कि जी अब आप, ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट गोइंग टू, आई मीन वो नहीं चाह रहे कि जी हमें रेंट जो है वो कम मिले। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी है। इस तरह कई हमारे दोस्त हैं, उनके भी क्लब बंद हो गए। तो कोविड ने मुतासिर किया, मगर अल्लाह की ज़ात पे हमारा एतमाद है। हम कम बैक करने के लिए फिर से जो एक था वो दोबारा से रीस्टार्ट किया, और हम उस छोटे क्लब से इंशाल्लाह फिर शुरू करेंगे, और फिर एक जगह आकर फिर इसको स्टार्ट लेंगे। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके साथ आप करेंगे, क्योंकि आप में वो जो डेडिकेशन एंड मोटिवेशन है सर, वो तो रोक नहीं सकती, छोटा या बड़ा तक कुछ भी हो जाए सर। हमने ये सोचा ही नहीं है कि अगर हमें वो नहीं मिला तो हम कहाँ खड़े होंगे। हमने तो अपने कश्तियाँ जला डाली है इस काम के लिए। अच्छा, ये तो होगी किश्ती आपने जला दी जी। अच्छा, मेरे जैसा आदमी जिसने कभी इतना स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना रहा हो या एक्सरसाइज नहीं हो, और मुझे आपके क्लब को ज्वाइन करना हो, तो सर मेरा एक फार्मूला है, मैं आजकल सब जगह ये कहता हूँ, हफ्ते में 3 घंटे, महीने के 12 घंटे, अल्टरनेटिव डेज हफ्ते के अंदर, तो 12 दिन हो गए आपके महीने के अंदर। आपका आना जाना लगा लो प्लस 1 आवर प्लस 2 आवर्स प्लस, आप अपने ये 24 आवर्स महीने के लिए लें। क्या आप अपने महीने के सर 30 दिनों में से 1 दिन आपके लिए नहीं दे सकते? यू कैन डू इट। उसके लिए यहाँ से आपने प्रोग्राम अपनी चेंज करनी है। सॉफ्टवेयर कहते हैं ना, वो अपग्रेड करना है। आजकल बड़े अपडेट हुए हैं, आजकल बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, कोरोना बड़े अपडेट हो रहे हैं, बहुत अपडेट किए। पहले दिन से जब मुर्गे बने हुए थे वो सॉफ्टवेयर अपडेट हुए, और जो वीडियोस आ रही थी हम उसके, अच्छा मजे की बात ये थी, जो वीडियो आती थी हम बोलते थे अब इसका 2 दिन के बाद आने वाला है उसका। तो आपका खैर ऐसा नहीं है, आप अपनी फिटनेस लेवल के लिए आप अपडेट करें ना मेरा सॉफ्टवेयर। मैं आपको अपडेट यूं कर सकता हूं कि आप आराम से जो है ना तसल्ली से आ जाए, कुछ नहीं होगा। हम डराते नहीं है किसी को, ना हमारे यहाँ कोई आपको किसी किस्म की कोई ऐसी कोई पुरस्कार चीज़ें नजर आएंगी। बहुत पीसफुल माहौल है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, फैमिली की तरह हम लोग जी एक दूसरे से मिलते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन आए जरूर। अच्छा, मुझे डाइट प्लान बताएं कि एक एक्सरसाइज करने वाले के लिए। हाँ, डाइट प्लान क्या है? बहुत ज़रूरी है। उसमें आपने सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना, अच्छी चीज़ खानी है। हम कोई स्पेशल चीज़ें नहीं रिकमेंड करते। दुनिया भर में पिछले सदियों से लोग खाते आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं। तो आज के दौर में थोड़ी सी ये मम्मी डैडी स्टाइल और बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड चल रही है,
ये उनको करनी चाहिए जिनका कोई टारगेट है, कोई हाईएस्ट लेवल का। आपका टारगेट है अपने आप को फिट करना। नहीं, अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जनरल बात के लिए बहुत इजी है कि आप अपना रूटीन अच्छा रखें। उसमें जो कार्ब्स होती हैं, यानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि प्रोटीन का नाम नहीं है, वो मत खाएं। प्रोटीन्स में जो बेहतर चीज़ें वो आप सिलेक्ट कर लें, आपने वो खानी है बस। जिस तरह लोग खाना खाते हैं उसी तरह खाना खाएं, उसमें ब्रेक ज़्यादा ना दें, स्किप कोई चीज़ ना करें, ठीक है जी। ट्रेनिंग से पहले भूखे ना रहें। पानी की आपकी मिकदार दिन में जो लिखी हुई है दुनिया पड़ती है वो आपकी होनी चाहिए। बोतल अपने साथ रखें, ठीक है, ताकि आपको जो डिहाइड्रेशन ना हो। आपका सॉल्ट लेवल, अगर आपको कोई बीमारी है खुदा ना खास्ता स्पाइनल में, यानी कि रीढ़ की हड्डी आपकी कमज़ोर है या आपके घुटनों में कोई दर्द है, वो फिर मैं अलग से उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाता हूँ। जो फिट हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी डाइट अलग होती है। जिनकी अनफिट है, जिनकी कई इश्यूज हैं, नेचुरली एक्सीडेंट आ जाते हैं लोगों के, कुछ ना कुछ मसले होते हैं, देन वी क्रिएट सम डिफरेंट प्रोग्राम। मेरे ख्याल से हम अगर आपसे बातें करते रहना तो हमारी बातें खत्म नहीं होंगी। सर खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि हाँ डेफिनेटली आप इतना मजेदार और दिलचस्प आपका एक टॉपिक है। मगर मैं चाहूंगा कि हम जी बिल्कुल रैंप अप में चलते हैं। और एक हमारा सेगमेंट है, उसका क्या नाम है, रैपिड फायर। रैपिड फायर। तो आपने एक जवाब में आंसर देना है, नहीं मेरा सेंटेंस के बाद आपने एक सेंटेंस में उसको, या एक जुमले में, नॉट सेंटेंस बट एक जुमले में आपने एक जुमले में खत्म करना है। बहुत आसान है, मसला नहीं, आप मुझे पता कर लेंगे। किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग। नॉकआउट। पाकिस्तान। स्पोर्ट्स। फिटनेस। फिटनेस मतलब मैं ही समझता हूँ कि फिटनेस मींस कंप्लीशन। जमील चांडियो। जमील चांडियो। नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, कभी नहीं पीछे, कभी पीछे नहीं हटना है, कभी इग्नोर, मतलब गिव अप का मतलब होता है कभी छोड़ नहीं देना है। अच्छा, किसी भी हाल में। जमील चांडियो का मतलब ये है कि नेवर गिव अप। मैंने अपनी लाइफ में एक वो कहते हैं ना स्टेप लगा दिए, चाहे हालात कुछ भी हो, तो मेरा मकसद, मेरी नाम लिया तो नेवर गिव अप। सर अभी ये पता चल जाएगा आपका गिव अप करते ही नहीं करते। हमारा एक और सेगमेंट भी है। अच्छा। और वो क्विज। मैं आपसे सवाल करूंगा, अब आप देखते हैं कि आप गिव अप करते हैं कि नहीं करते। चलें, जब आपने इतनी तमीज बांधी है सर, अभी दूध का दूध पानी का पानी बानी तो कोई वजह है। अच्छा, लोग ठीक है। जानते हैं मुझे। चलो ठीक है। अच्छा ये मुझे बताएं, सवाल मेरा ये, कौन सी ऐसी चीज है जो ऊपर से आती है मगर वापस ऊपर नहीं जाती? जो ऊपर से आती है फिर ऊपर नहीं जाती? फिर ऊपर नहीं जाती। सर वो तो पानी है, बारिश है। वाह जी वाह, इसका मतलब आपने एक और सवाल है आखिरी, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। कौन सा ऐसा शख्स है जो दिन में 8 घंटे सो सकता है? कौन सा ऐसा शख्स है जो दिन में 8 घंटे सो सकता है? नहीं, कंटिन्यूसली 8 घंटे सो सकता नहीं। दोबारा सवाल लेता हूँ मेरा। एक और सवाल है मेरा, क्या कोई ऐसा शख्स है जो 8 दिन तक बगैर दिन में सोए सो सकता है? जो 8 दिन तक, क्योंकि कोई से तो मैं इन अल्फाजों की गहराई में जाऊंगा। कोई आपने कहा कि कोई ऐसा शख्स जो कंटिन्यूसली दिन में 8 घंटे तक सो सकता तो इसमें सर दिन बहुत अहम चीज है, तो दिन में तो कोई सोता ही नहीं है। है। 8 दिन, हाँ, दिन के अंदर तो दिन में ठीक है कोई सर, सोता, रात दिन में में तो कोई सोता। सब रात को सोते हैं। ठीक है, जबरदस्त आनी आपने जो अपनी बात की जिसको स्टैंड आउट किया। You are बहुत most- thank you, शुक्रिया sir. आपके Thank you, साथ। बहुत मगर मैं जाने से शुक्रिया। पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए दें। आपका कैमरा सर ये है। अच्छा, मेरा मैसेज हमेशा ये रहता है व्यूअर्स में, ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर फैमिली सुन रही हैं, ख़वातीन और नौजवान और बड़ी उम्र के, तो ये 4 एरिया है जिस पे हमने अपना डिज़ाइन बना दिया है, प्रोग्राम बना दिया। वो ये है कि जी फिट रहें, पॉजिटिव रहें और हमेशा ये सोचें कि लाइफ एक दफ़ा मिलती है, उस लाइफ को अच्छे तरीके से गुजारने के लिए हमारी जो जान है वो जहान है। तो आपके लिए सेहत सब कुछ है, और कोविड ने सिखा भी दिया है कि सबसे बड़ा अहम चीज़ थी जी उसमें ये कि जो लोग का इम्यून सिस्टम मजबूत हो। इस इम्यून सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सेहतमंद रहना, अच्छी चीज़ें खाना, पॉजिटिव रहना और एक्सरसाइज करते रहना ता हयात। थैंक यू वेरी मच। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं अपना शो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जमील भाई के साथ बड़ा मज़ेदार गुफ्तगू रही, आई होप आपने भी इंजॉय की होगी। तो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो देखते रहिए फैज़ टीवी और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।